Hello everyone. I would like to welcome you all to our channel The Think Stick. आज के इस पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं बुक वन कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर वन द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का टॉपिक गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। इसके पहले के दो पार्ट्स में हमने साफ साफ अच्छे से डीपली जाके डिस्कस करा ओवरव्यू के बारे में भाई चैप्टर किस कॉन्टेक्स्ट में है, चैप्टर क्या बताना चाह रहा है, चैप्टर में आगे क्या होगा, वो सोवियत सिस्टम क्या था, इससे क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या उनके आंसर्स होंगे, क्या कौन सी चीज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमने सारा डीपली डिस्कस करा। सो आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भैया आप बार बार गॉर्बाचेव गॉर्बाचेव कह रहे है कौन। इनका पूरा नाम है मिखाइल गॉर्बाचेव, जो जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने थे सोवियत यूनियन के 1985 में। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूरी ये जो एक दो तीन चार लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनका मेन एम था सिस्टम को रिफॉर्म करना। अब इनका कहना है रिफॉर्म्स इसलिए जरूरी हैं ताकि भाई यूएसएसआर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में जो भी मतलब वेस्ट में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, उन सब में आगे रहे। तो इनके रिफॉर्म्स का मेन एम क्या था? गोर्बाचेव डिसीजन टू नॉर्मलाइज। गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स का मेन फैसला था, उसका मेन फैसला था कि भाई पहले तो वेस्ट के साथ जो हमारे संबंध रिलेशनशिप वो अच्छे से उसे नॉर्मलाइज, और उसके बाद हम कर दें यहाँ पे डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश कर दे। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए दो टर्म्स हैं जो आपके आंसर्स में होनी ही चाहिए इस आंसर में, वरना ये वरना आपके सीधा सीधा एक नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है ना? इसमें है हमारा पेरेस्ट्रोकिया, रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब ओपननेस के बारे में कह रहा है वो, जो कहा ना पॉलिटिकल एंड सोशल ओपननेस। यहाँ पे वेस्ट के साथ नॉर्मल मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमिक ओपननेस, उसको कह रहा है। और जो और जो यहाँ पे डेमोक्रेसी आ रही है, उसको बोलते हैं ग्लासनोस्ट। ठीक है ना? ग्लासनोस्ट ओपननेस, डेमोक्रेसी, पेरेस्ट्रोकिया रीस्ट्रक्चरिंग, सोशल एंड इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग। गॉट इट? ओके। सोवियत ब्लॉक्स, अब देखिए जैसे ही रिफॉर्म चालू है तो फिर इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो सोवियत ब्लॉक का पार्ट थी, उनके अंदर दंगे चालू हो गए कि इनके खिलाफ, अपनी ही गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों ने मास मास डेमोन्स्ट्रेशंस लॉन्च कर दी, है ना? और जैसे पहले था ना अफगानिस्तान में इन्वेजन कर सोवियत यूनियन ने मास डेमोन्स्ट्रेशन को सप्रेस कर लिया 1979 में, यहाँ नहीं हुआ। गोर्बाचेव के अंडर सोवियत यूनियन ने इंटरवीन नहीं करा डिस्टरबेंसेस के अंदर, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कम्युनिस्ट रिजीम वन बाय वन कोलैप्स हो गई उन एट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। ठीक है? और उसके बाद these developments were accompanied by rapidly escalating crisis within the USSR। गोर्बाचेव ने जो पॉलिसीज इनिशिएट कर दी, फिर उसके बाद पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म पेरेस्ट्रो किया, डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए कंट्री में उसने ग्लास नॉस्ट कर दिया, है ना? लेकिन ये रिफॉर्म्स अपोज किसने करे? जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे, उन्होंने अपोज करा कि नहीं भाई जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं सही नहीं हो रहे, पहले वाला सिस्टम ही सही था। तो इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स थे, उन्होंने फैसला लिया कि भाई एक कूप हो, कूप। 1991 में कूप क्या होता है? कूप होता है तख्ता पलट करना, कि गोर्बाचेव को उनकी पोजीशन से हटा देंगे। किन्होंने करा है? कम्युनिस्ट पार्टी के हार्ड लाइनर्स ने। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। वहां के लोगों ने, द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। उन्होंने पहले ही मतलब फ्रीडम को टेस्ट कर लिया था, और वो जानते थे असली फ्रीडम किसे कहते हैं, इसलिए अब वो कम्युनिस्ट पार्टी की हार्ड लाइनर्स की बातों में नहीं आने वाले। और फिर बाद में एक हमारे नेशनल हीरो इमर्ज हुए जिन्होंने इस कूप को अपोज करा। उनका नाम क्या था? बोरिस येल्सिन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना? और ये पावर में आए थे रशियन रिपब्लिक का एक पॉपुलर इलेक्शन जीत के, है ना?
है ना। और उसके बाद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं मेरा हेड का सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कौन थे? स्तान नेशन, स्तान नेशन को बोलते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो मतलब यूएसएसआर के पार्ट थे। उन्होंने उन्होंने यूएसएसआर से इंडिपेंडेंस मांगी ही नहीं, वो चाहते थे कि भाई यूएसएसआर का ही पार्ट बने रहे। ऐसा क्यों? तो भाई यूरोपियन मांग रहे थे, ये क्यों नहीं मांग रहे थे? इसी पार्ट को हम आगे जाके अगले टॉपिक्स में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद इन इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्स्टिन, बोरिस येल्स्टिन की लीडरशिप में रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, जो यूएसएसआर के थ्री मेजर रिपब्लिक्स थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई सोवियत यूनियन अब डिसबैंड हो चुका है। लेकिन जो ये रशिया, यूक्रेन और बेलारूस है, इसको हम याद कैसे रखें भैया? ये तीन नाम को याद कैसे रखें? इन तीन नामों को याद रखने का हमारा एक, मैं आपको बताता हूँ, एक एक्रोनिम, निमोनिक। उबर सुना है आपने? उबर, टैक्सी, कैब, यूबीईआर, यूबीईआर है ना, उबर। तो यहाँ पे उबर देखिए, उबर में उबर बोलते तो उसमें ई साइलेंट हो सकता है, उबर, यूबीआर। तो ऐसे यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, उबर, ठीक है। और जब ये सोवियत यूनियन डिस्बैंड हो गए तो ऑब्वियस ही बात है, कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन की के अंदर रूल करती तो बैन हो गई। और जब बैन हो गई तो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, जो फिर वहां पे पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स में अडॉप्ट कर ली गई, एक नया सिस्टम बन गया जो अडॉप्ट हो गया, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। और जब यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत यूनियन में डिसबैंड हो गया, सोवियत डिसबैंड हो गया, तो सिंपल सी बात है कि भाई कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है, ठीक है। और जैसे ये डिक्लेयर किया गया कि भाई यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि भाई सीआईएस, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, फॉर्म किया जाएगा एज अ ऑल्टरनेटिव टू यूएसएसआर। लेकिन ये एक सरप्राइज लगा कि इनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक रिलेशन हो, क्यों? क्योंकि वो इसके पार्ट नहीं थे। लेकिन ये प्रॉब्लम ज्यादा देर तक नहीं चली, इसको भी उन्होंने टाइमली सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया? सीआईएस के जो मेंबर्स थे उनको फाउंडिंग मेंबर्स बना दिया, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को सीआईएस का फाउंडिंग मेंबर बना दिया। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू और 4 मार्कर के लिए। यहाँ से यहाँ पे लिखा ना, ये रूस रशिया से लेके यहाँ तक। अब देखिए, यूएसएसआर डिसबैंड हो गई, खत्म हो गया, तो कोई तो उसका सक्सेसर एमर्ज होगा ना, है ना। तो उन 15 नेशन में से सक्सेसर एमर्ज हुआ यूएसआर का रशिया, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट रिपब्लिक था और भाई सबसे डोमिनेटेड था, ठीक है। और जब रशिया सक्सेसर एमर्ज हुआ सोवियत यूनियन का, तो उसने सोवियत यूनियन की सीट जो थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको भी अपने वो कर लिया इनहेरिट। अब ये क्या है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? ये हम आगे जाके चैप्टर 4 इसी बुक का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले पढ़ेंगे, उसमें इसी को हम डीपली डिस्कस करेंगे और जानेंगे इसका क्या फंक्शन और कौन से मेंबर्स है, ठीक है। और तुम्हारा वो है, रशिया ने सारी इंटरनेशनल ट्रीटी और जो भी सारी वो थी कमिटमेंट्स सोवियत यूनियन की, उसने उन सबको एक्सेप्ट कर लिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? देखिए यहाँ पे सब कुछ होता है, सबसे मेन रीजन क्या होगा कि भाई इसने एज अ ऑप्ट करा अपने आप को सक्सेसर, कि भाई रशिया ही बन गया एक एस ओनली न्यूक्लियर स्टेट। जो सारे 15 नेशंस थे यूएसएसआर के अंदर, उनमें से अकेला सिर्फ रूस ही था कि भाई जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी। और फिर बाद में रूस ने ही यूएस के साथ न्यूक्लियर डिसआर्मरमेंट मेजर्स भी कैरी आउट करे। अब इन न्यूक्लियर डिसआर्मरमेंट मेजर्स को हम डीपली डिस्कस करेंगे इसी बुक के चैप्टर 5 में, सिक्योरिटी इन दी कंटेम्पररी वर्ल्ड, कि भाई कौन कौन सी ट्रीटीज थी, कौन कौन से ईयर में वो हुई। तो हम लास्ट में कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, थस द ओल्ड सोवियत यूनियन वाज थस डेड एंड बरीड। सो इस टॉपिक में हमने डीपली डिस्कस करा। ये टॉपिक आपका इजीली 4 to 6 मार्कर का इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, अकेला यही एक टॉपिक 4 मार्कर के लिए इनफ है आपके सीबीएसई बोर्ड में। ओके, सो गाइज आज के इस पार्ट में इतना ही। हमने इस पार्ट में डिस्कस करा गॉर्बाचेव का रोल क्या था डिसइंटीग्रेशन में, और वो कैसे कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ। इसी चैप्टर के आपको एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर, नोट्स, हाइलाइटेड पीडीएफ, सब कुछ आपको हमारे सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो आप ध्यान से उसे फॉलो कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में, ठीक है गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज
Do like, share, and subscribe. Thank you.